हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैप्टर 1 दर्दनाक मौत। देहरादून के किसी इलाके में एक बेहद आलीशान घर था। उसको घर नहीं, उसको हम आज के जमाने का महल कह सकते हैं। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स से घिरी ये हवेली, लेकिन आज यही हवेली सिर्फ खून की महक से फैली हुई थी। घर के कुछ लोग हवेली के पीछे जो जंगल है वहाँ दो इंसान खून से लथपथ पड़े थे और घर के गार्ड्स एंड सर्वेंट्स भी दूर से ये नजारा देख रहे थे। सब डरे हुए थे और सबको सहानुभूति भी हो रही थी, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं सकते थे। जो दो इंसान जमीन पर खून से सने हुए थे वो कोई और नहीं, इस हवेली की बहू आरती बजाज और उसकी 5 साल की बेटी यहाना आहू बजाज। आरती अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए हुए थी ताकि उसे चोट ना लगे, लेकिन आहू की पीठ पे चाकू से पहले ही कट चुकी थी और खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन फिर भी आहू को पूरी बचाने की कोशिश कर रही थी आरती। बाकी 3 लोग जो खड़े थे वो राक्षसों जैसे हंस रहे थे। ये है सरिता महाजन, उम्र 55 साल, इनकी बेटी शनाया महाजन उम्र 26 साल और अमन दीवान उम्र 30 साल। आरती चिल्लाकर बोलती है, हमें छोड़ दो, आहू को बचाना है, मुझे तुम्हें जो चाहिए लेकिन ले लो, बट प्लीज लीव अस। मेरे पति तुम सबको मार डालेंगे। शनाया, आरती, यहाँ कोई नहीं बचाने आएगा और ना ही तुम्हारा पति हमें मारेगा। तुम्हें तो पता है वो मुझसे कितना प्यार करता है और तुमसे और तुम्हारी बेटी से कितनी नफरत करता है। उसे तो यही लगता है कि ये किसी और की बेटी है। कितना बेवकूफ है ना तुम्हारा पति रेहान। आरती, उसे जब पता चलेगा तुम्हारी सच्चाई तब तो मरोगी। सरिता गुस्से से आरती को एक लात मारती है और बोलती है, यहाँ पर कौन बताएगा, तू या तेरी ये बेटी? ये बोल पागलों की तरह हंसने लगती है। अमन, आरती, आज तुम दोनों का मरना तय है और जानती हो उस रात जब तुम नशे में थी तब मैंने ही तुम्हारे जूस में ड्रग्स मिलाया था और शनाया ने रेहान की ड्रिंक में मिलाया था ताकि मैं तुम्हारे साथ और शनाया रेहान के साथ रात गुजारे, पर अफसोस रेहान तुम्हारे पास चला गया। उसके अगले दिन जब उसे होश आया तब रेहान ने तुम्हें गलत समझ लिया और शनाया के भड़काने से वो तुमसे नफरत करने लगा। आरती ये सुनकर गुस्सा और नफरत से तीनों को घूर रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। शनाया, चलो आरती, मैं अभी रेहान को फोन करती हूँ और उसे बताती हूँ कि तुम कहीं चली गई हो, बस फिर देखो उसका जवाब। शनाया ने रेहान को कॉल लगा दिया। रेहान, हाय बेब्स। शनाया, रेहान, बेबी यू नो व्हाट, आरती और अहाना कहीं चले गए घर छोड़कर। जब शनाया फोन पे बात कर रही थी तब सरिता ने आरती का मुंह दबा रखा था ताकि वो कुछ बोल ना सके और अहाना तो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। रेहान फोन के दूसरी तरफ से, वह बहुत अच्छा हुआ जो वो और उसकी नाजायज बेटी चले गए। जहां भी जाए उससे मुझसे कोई मतलब नहीं। शनाया, तुम अपने पेरेंट्स को क्या बोलोगे? रेहान, वो मैं देख लूंगा, खैर अभी फिलहाल मैं मॉम डैड के साथ ही वापस आने में कल रात हो जाएगा, तब तक के लिए वहाँ आराम से रहना, एंड आई लव यू एंड मिस यू जान। शनाया, लव यू टू, बट हमें तुम्हारी बीवी और उस बच्ची को ढूंढना चाहिए। रेहान, अरे तुम क्यों अपना खून जला रही हो, जाने दो उनको, अगर कहीं मर भी जाए तो और अच्छा। बाय जान। शनाया आरती को देख बोलती है, सुना तुमने, अब कौन आएगा तुम्हें बचाने? ये बोल जोर से हंसने लगती। ये सब कुछ अहाना ने भी सुना था। उसने रोते रोते दर्द भरी आवाज में कहा, मम्मी मैंने कहा था हम यहाँ नहीं आते, हम अकेले ही खुश। इतना बोलते बोलते अहाना ने दम तोड़ दिया। आरती इससे पहले कुछ समझ पाती तब तक सरिता बोलती है, ये तो गई, अब तुम्हारी बारी। फिर रेहान के पेरेंट्स, इतना बोल वो आरती के गले पकड़ चाकू से काट देती है।
आरती भी धीरे धीरे मर जाती है, लेकिन मरने से पहले आई एम सॉरी आहू। अब आगे की कहानी में क्या होगा, क्या लगता है आपको? चैप्टर 2, रीबर्थ ऑफ आरती। एक जवान खूबसूरत लड़की जिसकी सर पे हल्की चोट लगी थी, एक बेहद आलिशान कमरे में बेड पर बेहोश पड़ हुई थी। अचानक से उस लड़की ने चिल्लाकर आहू बोलती है और अपनी आंखें खोलती है, पर वो तो बस रोए जा रही थी और सिर्फ आहू आई एम सॉरी बेबी, मम्मा इज बैड बोल रही थी। तभी दो छोटे छोटे कोमल हाथ उस लड़की के आंसू पोंछती है और आवाज आती है, नो मम्मा यू आर द बेस्ट डॉट, ये हमारी आरती ही है और हमारी प्यारी आहू है। आरती को जब एहसास होता कि ये आवाज और उस कोमल हाथों का स्पर्श जाना पहचाना है, फट से जब वो अपने बगल में देखती है एक मासूम सी बच्ची जिसके आंखों हमेशा चमक रहती है, आज उसमें आंसू हैं। तब आरती बहुत देर तक उसे निहार रही होती है। आरती को डर लग रहा था आहू को छूने में, कहीं अगर वो छूने की कोशिश करे और आहू गायब ना हो जाए। इस सपने से वो कभी जगना ही नहीं चाहती है। आहू जब देखती है उसकी बस उसे टूकुर टूकुर देख रही, तब वो खुद आरती की गोद में बैठ जाती है और गालों पे किस करके कहती है, मम्मा आपके सिर में चोट लगने से क्या आप भूल गई मुझे? मेमोरी ठीक है। आरती को अभी भी ये सब सपना ही लग रहा था, लेकिन जब आहू उसकी गोद में बैठकर उसे जब किस किया तब उसे यकीन हुआ कि वो कोई सपना नहीं है। वो अपनी बेटी को छू सकती है, उससे प्यार कर सकती है। आरती आहू को गले से लगाकर बहुत देर तक रोती रहती है, आहू को बार बार चूम रही है। इधर आहू तो अपनी मम्मी का क्या प्यार से बहुत खुश हो गई, लेकिन जब आरती ने रोना शुरू किया तब आहू ने दादी माँ की तरह आरती के पीठ सहलाने लगी। काफी देर बाद आरती खुद को नॉर्मल करती है, फिर उसे अचानक से ध्यान आता है कि आहू को पीठ पर चोट लगी थी। चाकू से उसने आहू की पीठ देख, जहां सब ठीक था। धीरे धीरे उसने आहू को हर तरफ से देख लिया, सब ठीक था। अब आरती का दिमाग चकराने लगा और सोचने लगी वो सब क्या था, उन तीनों का मिलकर हमें मार देना, और खुद का पति उससे इतनी नफरत करता है कि उसे हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आरती ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। आरती अपनी सोच में खून दरवाजा खोल देखती है तो एक मेड है जो बोलती है, मैडम सर ऑफिस चले गए हैं, अब आप और आहू बेबी को भी नाश्ता कर लेना चाहिए। आरती बस ओके बोल वापस कमरे में आ गई, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आता। वो जैसे तैसे आहू को लेकर फ्रेश होने चली जाती है और तैयार होकर नीचे खाने के लिए बैठ जाते हैं। एक मेड आकर दोनों के लिए खाना परोसती है और इधर टीवी चालू करती है ताकि वो खाते खाते टीवी देख सके। आहू को बस सुबह का ही समय मिलता है कि वो टीवी देख सके, बाकी शाम को उसके पापा उसको कभी अपने पास नहीं आने देते। उसको शाम को अपने कमरे में ही रहने की इजाजत थी। माँ उसके पापा उसको अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकते। आरती को भी ये देख बुरा लगता था और वो खुद आहू को ही समझाती थी कि पापा काम से थक जाते हैं, आहू बेबी तुम्हें समझना चाहिए। आहू मन मार के आरती की बात मान जाती थी। यूं ही आहू और आरती खा रहे थे, तभी टीवी पे एक खबर दिखाया जा रहा था कि बजाज कंपनी अब फिल्म में निवेश करने जा रही है जिसका नाम है इश्क बेपना, और इस फिल्म की हीरोइन और कोई नहीं बल्कि शनाया है। ये सब देख आरती चौंक जाती है क्योंकि उसने ये सब पहले भी देखा था। उसने जब अपने फोन में आज की तारीख देखती तो उसे तेज झटका लगा। आरती अपने मन में कहती है, हाउ इज दिस पॉसिबल? कुछ देर सोचने के बाद आरती के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो समझ गई भगवान ने उसे एक मौका दिया है, यानी कि उसका रीबर्थ हुआ है। क्या लगता है दोस्तों, आरती को मिला मौका में होगा? जानते हैं अगले भाग में। चैप्टर 3, आरती का बदला अंदाज। जब आरती को पता चल गया कि उसको भगवान ने एक मौका दिया है अपने और आहू को बचाने का, खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का और उन सबसे बदला लेना का,
ये सब सोच वो मन ही मन ठान लेती है कि अब से वो सिर्फ अपनी और आहू की खुशी के लिए ही जिएगी। अगर कोई भी आज के बाद से कुछ भी गलत बोला वो उस वक्त सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेगी, फिर चाहे उसका पति ही क्यों ना हो। उसे ये भी याद आता है उसके सिर पे जो चोट लगी वो आहू को बचाने में लगी, वरना सीढ़ियों से गिर जाती, और ये सब उसके पति की वजह से हुआ था। उसी ने आहू को गलती से धक्का लग गया था, लेकिन आहू को बचाने के बजाय वह पुतले की तरह वही खड़ा रहा। लेकिन आरती वक्त रहते आहू को बचाने में कामयाब रही, लेकिन खुद को चोट पहुंचा बैठी। ये सब सोचते सोचते दोनों का खाना खत्म हो जाता है। तब आरती आहू को लेकर अपने कमरे में जाती है। कमरे के अंदर आकर आरती आहू के सामने बैठ जाती है और कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, आहू क्या तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लगता है? हालांकि आरती जानती है आहू को यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो तो सिर्फ आरती के कहने पे रह रही है। आहू बोलती है, नो मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ। आरती, ओके, आज मम्मा तुम्हें एक बात बताती है, उसको कभी मत भूलना। आहू, बच्चा, आई एम सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे लाया और आपको कितनी बार डांटा भी है, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। उन सब गलती के लिए आई एम सॉरी। आहू, नहीं मम्मी, आप जानते हो मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। जो हुआ भूल जाओ। अब बोलो, आपको और कुछ भी बोलना है? आरती, हाँ, बहुत कुछ बोलना है। तो अब हम लोग यहाँ से कुछ दिन में हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। क्या आप भी यही चाहती हो? आहू ने बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिला दी, जैसे उसकी बरसों पुरानी तमन्ना पूरी हो रही हो। आरती फिर बोली, तो अपना सामान धीरे धीरे पैक करना शुरू कर दो, और हाँ, यहाँ से जितने भी मेरा और तुम्हारे फोटोज हैं उन सबको साथ लेकर चलेंगे। अपना एक भी सामान यहाँ नहीं छोड़ोगे? आहू, पर मम्मा हम जाएं कहाँ? आरती, आप बस भरोसा रखो मुझ पर, मम्मा आपको कभी भी तकलीफ में नहीं रखेगी। आहू, ओके मम्मा। आरती, और एक बात, आज से और अभी से तुम्हारी सिर्फ मम्मा है, ये बात तुम समझ जाना। मुझे पता है तुम्हें कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जब तुम्हारे पापा तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करते, तो हम उनकी खुशी दे देते हैं और हम दोनों अपनी खुशी ढूंढ लेंगे। आहू, अगर कोई भी बात हो तो तुम खुल के कह सकती हो। आहू को थोड़ा तो बुरा लगा कि अब उसके पापा नहीं सिर्फ मम्मा है, पर जल्दी ही ये भी सोच लेती है कि अपने लिए खुद की पसंद का पापा ढूंढ लेगी। आहू अपने मम्मा को भी यही बोलती है, मम्मा चिंता मत करो, मैं नया पापा अपनी पसंद का ढूंढ लूंगी। ये बोल आहू मुस्कुरा देती है। आरती आंखें फाड़कर अपनी शैतान बेटी को देख रही होती और जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसी ही दोनों एक दूसरे से बातें कर हंसी मच करते हैं। फिर आहू अपने कपड़े बैग में रखने लगती है और आरती अपना फोन लेकर बालकनी में चली जाती है और किसी को फोन लगाती है। मुंबई, एक बहुत पुरानी बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस था। दिखने से किसी भी तरह से ये ऑफिस नहीं लगता है, कबाड़ी की दुकान ज्यादा लगती है। इसी कबाड़ में एक 22 इयर्स का लड़का लैपटॉप पे काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजने लगता है। वो बिना देखे ही फोन उठा लेता है और बोलता है, भाई, ना तो मुझे लोन चाहिए ना कोई कार्ड चाहिए, तो अब परेशान मत करना। सामने से जवाब आया, मानव, बकवास करना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर मानव, जो अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था, जब फोन पर आवाज सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और सिर्फ इतना ही बोल पाता है, आरती दी। जी हाँ, फोन की दूसरी साइड हमारी आरती ही है। आरती मानव से, रोना बंद करो तुम, मुझे काम है तुमसे। मानव जब शांत हुआ तब बोला, बोलिए दी, क्या काम है? आरती, मैं तुम 3 लोगों के नाम, नंबर और फोटोज भेज रही हूँ। इनकी पूरी जन्म कुंडली निकला, इनका मोबाइल पिछली 1-2 महीने के भी निकालो, कोई भी चीज छुटनी नहीं चाहिए।
और दूसरी बात, तुम्हारे किसी भी 3 लोगों को देहरादून भेजो, वो इन तीनों पर सिर्फ नजर रखे। मानव, समझ गया दी, आपका काम हो जाएगा, पर दी आप इतने महीनों से कहाँ है किसी को नहीं पता। आरती, अब वापस आने की ही तैयारी कर रही हूँ, तो अपना कबाड़खाना ठीक कर लो। ये बोल आरती ने फोन रख दिया। आरती भी बहुत भावुक हो गई थी। बहुत समय बाद किसी अपने से बात कर पाई। आखिर आरती क्या करना चाहती है? चैप्टर 4, आरती की प्लानिंग। आरती मानव से बात करके बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसे याद आता है, मानव बचपन से उसे जासूस बनने का भूत सवार था और आज भी यह आदत उसकी नहीं गई। ये सब सोच आंखें नम और होठों पे मुस्कान आ जाती है। आरती जल्द ही खुद को नॉर्मल करके अपने फोन में पुराने कॉन्टेक्ट्स में किसी का नंबर ढूंढती है और उसे नंबर मिल भी जाती है। आरती उस नंबर पे कॉल लगाती है। सामने से जब कोई फोन उठाता है तब आरती बोलती है, हेलो मिस्टर खुराना, इट्स मी एज मिस्टर रंजीत खुराना। आरती मैडम, आप इतने दिनों बाद याद किया, कोई काम है क्या? आरती, जी हाँ, आपको एक डिवोर्स पेपर्स तैयार करना है और एक पेपर तैयार कीजिए जिसमें मेरी बेटी की कस्टडी मेरे पास ही रहे। खुराना, मैडम, बेटी की कस्टडी यानी तलाक भी आपका होगा। इतना तो मैं समझ गया, पर आपने शादी कब की और आपकी बेटी कब हुई? आरती, आपको सब पता चल जाएगा, पेपर्स रेडी करके मुझे बता देना। और हाँ, मेरे पति का नाम रेहान बजाज है, अभी फिलहाल मैं देहरादून में हूँ। अब आप समझ गए तो अपना काम करके मुझे जल्दी बता देना। एक और बात, आप राघव से कांटेक्ट कीजिए और आज से कुछ 5 साल पहले देहरादून में मैं और मेरी कॉलेज की दोस्त फ्लक के साथ एक पार्टी अटेंड करने दी इंपीरियल होटल आए थे। उस पार्टी की मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, चाहे जो करना पड़ करो। स्पेशली आई वांट द फुटेजेस ऑफ माय हस्बैंड रेहान बजाज, सरिता महाजन, शनाया महाजन, अमन दीवान। ये इंपीरियल होटल अमन दीवान का ही है। खुराना, ओके मैडम, मैं 2 दिन के अंदर आपको कॉल करता हूँ। आरती से बात हो जाने के बाद रंजीत खुराना राघव को अपना काम दे दिया। इधर आरती भी आहू का सामान पैक करने लगी। राघव सिर्फ आरती के लिए ही काम करता है, लेकिन वो खुराना के साथ ही काम करता है। खुराना के लॉ फर्म में, पर असल में वो दुनिया का नंबर 1 हैकर है। दूसरी तरफ इसी हवेली में नीचे वाले फ्लोर के एक कमरे में एक बुजुर्ग दंपति आमने सामने बैठे थे, किसी चीज को लेकर बात कर रहे थे। ये बुजुर्ग दंपति कोई और नहीं बल्कि रेहान के माता पिता है। माँ शीला बजाज, पिता अनिल बजाज। दोनों अब रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। दोनों पहले बजाज इंडस्ट्रीज को संभालते थे, अब रेहान सब कुछ देखता है। शीला जी अपन पति से बोलती है, इतने साल हो गए लेकिन रेहान को अब तक समझ नहीं आया कि आहू उसी की बेटी है। आहू दिखने में अपनी माँ पे गई है, लेकिन उसकी नाक और उसके होठ रेहान पर गया है। पर हमारा बेवकूफ बेटा कुछ समझता ही नहीं। अनिल जी, तुम सिर्फ आहू के बारे में मत सोचो, आरती भी तो कितनी अच्छी है। जब से आई है तब से हर एक जिम्मेदारी निभा रही है। बस मुझे डर है कि इतना बोल वो चुप हो जाते हैं। शीला जी, आपको किस बात का डर है? अनिल जी, शीला तुमको क्या लगता है आरती ये सब कब तक सहेगी? पति से इतने सालों से ताने सुन रही अपनी ही बेटी के लिए नाजायज शब्द कोई भला कब तक बर्दाश्त करेगा? हम जब भी रेहान को समझाते हैं तब वो हम पर भी भड़क जाता है। शीला जी, सही कहा आपने। हम लोग रेहान को फिर समझाने की कोशिश करेंगे। अब तो एक ही घर में रहकर अपनी ही पोती से बहुत कम मिल पाते हैं। वो बेचारी अपने कमरे से जब निकलती है तभी देख लेती हूँ, और जब रेहान नहीं रहता तब बात कर लेती हूँ। ये बोल वो रोने लगती है। अनिल जी भी बहुत मायूस हो गए, लेकिन तब भी वो अपनी पत्नी को चुप कराने लगे। शीला जी, पता है अनिल, जब पहली बार मैंने आहू को देखा था तब मैं इतनी खुश थी। हमारी अगली पीढ़ी ने जन्म लिया है।
लेकिन शनाया के बहकावे में आकर उसने अपनी ही बेटी से मुंह मोड़ लिया। अनिल जी, और हमारे बहुत दबाव देने पर उसने आरती से शादी की। उसे लगता है कि आरती ने उसे फंसाया, पर ये सब गलत है। शीला जी, चलिए ना आरती और आहू से मिलकर आते हैं, अभी तो रेहान और शनाया भी नहीं है। अनिल जी, ठीक है, चलो चले। उधर आहू का अधिकतर कपड़े पैक हो गए, बस कुछ रह गया था ताकि कुछ दिन जो यहाँ रहने वाले हैं उस दिन तक कपड़े पहन सके। काम करते करते आहू को प्यास लग गई तो रूम में पानी नहीं था। आहू, मम्मा मैं नीचे से पानी पीकर आती हूँ। ये बोल उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने अनिल जी और शीला जी थे। आहू दादू दादी आप? आरती भी एक पल के लिए चौंक कर पीछे देखती है। अनिल जी, हाँ प्रिंसेस, हम दोनों आए हैं तुमसे मिलने। शीला जी तुरंत आहू को गोद में उठा लेती है और गालों पे किस करती है। आहू ने भी अपनी दादी को किस करती है और फिर दोनों मुस्कुरा देते हैं। अनिल जी तो सिर्फ आरती के पास रखा बैग ही देख रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि आरती कुछ तो करने वाली है। उनसे जब रहा नहीं जाता तब वो पूछ ही लेते हैं, आरती बेटा ये बैग कहीं जा रही हो क्या? शीला जी जो अभी तक आहू के साथ बातें कर रही थी, उनकी भी नजर बैग पर जाती है तो वो भी आरती को सवालिया नजरों से देखने लगती है। आरती जब अनिल जी का सवाल सुनती है तब पहले तो घबरा जाती है, लेकिन अपनी घबराहट को चेहरे पर नहीं लाती। आरती तुरंत जवाब देती है, नहीं पापा, अभी कहीं नहीं जा रही, बस सामान ठीक कर रही हूँ। शीला जी, पर बेटा तुम क्यों कर रही हो, घर पे इतने सारे नौकर हैं, उन्हें बोल देती। आरती, माँ इतने से काम के लिए नौकरों को क्यों बुलाना, और वैसे भी मैं खाली ही बैठी थी तो कर लिया ये काम। वैसे आप लोग यहाँ कोई काम था तो मुझे बुला लेती। शीला जी, नहीं बेटा, हम तो बस तुम दोनों को देखने आए थे। तुम्हें तो पता है ना, अभी रेहान और वो शैतान शनाया घर पर है, नहीं तो आ गए। पर अनिल जी को आरती की बातों पे यकीन नहीं हुआ। उन्हें कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया था। उन्होंने ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किया है, पर फिर भी वो चुपचाप आरती और शीला जी की बातें सुन रहे थे। चैप्टर 5, रेहान्स एंगर। शीला जी से कुछ देर बात करने बाद आरती आहू से बोलती है, बेटा तुम दादू दादी के साथ बात करो, मैं सबके लिए कुछ खाने को और पानी भी साथ लेते आऊंगी। आहू, थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। आरती बस मुस्कुरा देती है और नीचे किचन की तरफ बढ़ जाती है। आरती के जाने के बाद अनिल जी आहू से पूछते हैं, आहू बच्चा सिर्फ मम्मा ही बेस्ट है, बाकी कोई बेस्ट नहीं? आहू अनिल जी की बात सुन तपाक से बोलती है, दादू आपको इतना भी नहीं पता, बेस्ट तो सिर्फ एक ही होता है ना, और वो तो सिर्फ मेरी मम्मा है। शीला जी पूछती है, तो हम लोग क्या है? आहू, आप दोनों बस अच्छे हो। शीला जी, ऐसा क्यों, हम दोनों सिर्फ अच्छे क्या, हम तुमसे प्यार नहीं करते? आहू, प्यार करते, लेकिन उतना नहीं जितना आप मिस्टर बजाज से करते हो। शीला जी, वो तो तुम्हारे पापा है, तो मिस्टर बजाज मत बोलो। आहू, पर उन्होंने ही पापा कहने से मना किया है। अनिल जी और शीला जी को भी ये बात पता थी, आखिर उनके ही सामने तो रेहान ने आहू से ये बात बोली थी। ये सोचकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। अनिल जी बात बदलते हुए पूछते हैं, अच्छा आहू बच्चे ये बताओ, कहीं घूमने जाने का प्लान है क्या? क्या हम भी साथ चले? आहू, नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। आहू बहुत होशियार है, उसे समझ आ गया था कि उसके दादू क्या जानना चाहते हैं। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी आरती भी कमरे में आ गई, हाथों में पानी और कुछ पैनकेक्स लेकर, जो आहू को बहुत फेवरेट है। आरती ने आहू और अपने सास ससुर को भी परोस दिया ताकि सब कोई मिलकर खा सके। कुछ देर अनिल जी और शीला जी कमरे से निकल गए। फिर आहू ने आरती को सब बता दिया, जो भी उसके और दादू दादी की बातें हुई।
सब जानकर आरती आहू का सर सहला दी और गले लगा लिया और खुद अपने मन बोली, नो बेबी यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट बेस्ट। पर अभी से मैं बेस्ट जरूर बनूं। क्यों? अगर बेस्ट होती तो रेहान शनाया उन सब की बातों से तुम्हें जो तकलीफ होती थी उस जगह मैंने कोई स्टैंड नहीं लिया बल्कि तुम्हें ही समझाया। मैं जानती हूं कि मैं गलत थी पर अब नहीं। उधर मानव आरती के काम में लग चुका था, अपने सबसे काबिल 2 लोगों को लेकर देहरादून के लिए निकल चुका था, जिससे उसके जो 2 सहयोगी हैं वो दोनों चौंक गए क्योंकि मानव को अपने ऑफिस में ही रहकर काम करना पसंद था। उसे बाहर जाना और बाहर जाकर जासूसी करना ये सब वो अपने स्टाफ्स को काम देता था। जब उन दोनों से रहा नहीं गया तो उनमें से एक, जिसका नाम नीरज था, उसने पूछ लिया, सर अगर बुरा ना मानो तो आप बताइए ना, आपको तो बाहर निकलना पसंद नहीं पर आज आप खुद देहरादून जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है क्या? मानव, हाँ बहुत बड़ा और सबसे खास है वो। एंड शी इज नॉट क्लाइंट, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बड़ी बहन है। दूसरा आदमी, जिसका नाम पंकज, वो पूछता है, सर पर आपका तो कोई परिवार नहीं। अभी पंकज इतना ही बोला था कि मानव उसे गुस्से में घूर कर देखने लगा और बोला, हाँ वो मेरी सगी बहन नहीं है पर मेरा और उनका रिश्ता के लिए किसी ब्लड रिलेशन की जरूरत नहीं, उन्होंने मुझे बनाया है। एक वक्त था जब मैं अनाथ था पर उनके आने के बाद से मुझे माँ बाप, भाई बहन, दीदी सब एक साथ उन्हीं में मिल गया। माँ की तरह प्यार, बाप की तरह कभी कभी डांटना, भाई की तरह मस्ती झगड़ा, दीदी की तरह प्रोटेक्ट करना और छोटी बहन की तरह जिद करके अपनी बात मनवाना। ये सब बोलते हुए मानव का चेहरा खिल गया था, चेहरे पे सच्ची मुस्कान थी। मानव, और हाँ जब उनसे मिलो तो उनको बॉस ऑफ द बॉस समझना समझे। पंकज और नीरज ने दोनों ने एक साथ कहा, जी सर समझ गए। उधर राघव भी अपने काम में लगा हुआ था, उसे भी जानना था आखिर आरती ने इतने वक्त बाद काम दिया, इतने वक्त से वो कहाँ थी, कैसी थी। हालांकि राघव जानता था कि आरती देहरादून में है लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं किया क्योंकि वो जानता है जब तक मैडम का ऑर्डर ना आए तब तक उसे अपना हैकर वाला साइड किसी को नहीं दिखाना है। पर आज जब आरती ने खुद काम दिया है तो अब वो काम में लग चुका था। राघव की भी उम्र 23 साल का है, इसकी माँ और छोटी बहन है जो 19 साल की है, जो अभी कॉलेज में पढ़ रही है। आरती राघव से कैसे मिली ये सब हम आगे की कहानी में जानेंगे। रेहान का ऑफिस। रेहान अपने केबिन में बैठा था। सामने वाले चेयर पे एक काला कोट पहने एक शख्स बैठा था। दोनों में बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा था। रेहान, आप हमारे कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो फिर हमने जो जमीन खरीद थी अब उसमें लीगल इश्यूज क्यों फेस करना पड़ेगा मिस्टर ललित? ललित, रेहान सर, वो जमीन जब हमने खरीदी थी तब उसका ऑनर जिंदा था और हमने उसे कुछ पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन अब वो मर चुका है और उसके वसीयत में वो जमीन उसके बेटे को मिल जाएगा, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। रेहान को बहुत गुस्सा आया क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसको जल्द से जल्द शुरू करके खत्म भी करना है और अभी तो जमीन में ही अटके पड़े हैं। अभी रेहान गुस्से से फटने ही वाला था कि तभी कैबिन का दरवाजा खुला। रेहान को और तेज गुस्सा आया क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई बिना कैबिन का दरवाजा खटखटाए और बिना उसके अनुमति के अंदर चला आए। पर जब उसने देखा कि दरवाजे पे कौन है तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। चैप्टर 6, आरती आहूज फोटोज। रेहान जब देखा है कि दरवाजे पर शनाया खड़ी है वह भी कयामत लग रही है। रेहान के नजरों में शनाया सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत इस दुनिया की लड़की है, भले ही वह मेकअप की दुकान ही क्यों ना लगे, रेहान के लिए वह सबसे परफेक्ट लड़की है। आज शनाया रेड कलर का सिंगल पीस पहन के आई है जिसमें उसका क्लीवेज साफ साफ नजर आ रहा है। आज शनाया कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग कपड़े पहनकर आई है क्योंकि उसे पता है रेहान को इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं।
शनाया एक मौका नहीं छोड़ती है रेहान को अपना बनाने के लिए और रेहान भी जानता है कि शनाया उसके लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए रेहान हमेशा शनाया को सपोर्ट करता है और प्यार भी करता है। लेकिन वह यह नहीं जानता है यह सब क्या धरा जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है, उसकी वाइफ के लाइफ में हो रहा है और उसकी बेटी के लाइफ में हो रहा है, यह सब क्या धरा तो शनाया और उसकी माँ और अमन का है। क्या पता रेहान वक्त रहते सुधर जाए, संभल जाए और अपना रिश्ता जो अपनी बीवी और बेटी के साथ बिगाड़ लिया है वह सुधार ले, वरना काफी देर हो जाएगी। उधर सनाया मटक मटक के रेहान के पास आती है और रेहान के गोद में बैठ जाती है और गले में हाथ डालकर उसके गालों पर किस करके बोलती है, रेहान बेबी मैं कैसी लग रही हूँ आज? रेहान उसको देखकर कहता है, बहुत सुंदर, हॉट एंड सेक्सी लग रही हो। शनाया यह सुनकर ब्लश करने लगती है, उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और अंदर से बहुत खुश होती है। फिर कुछ सोच कर कहती है, काश उस दिन वो सब ना हुआ होता तो आज मैं तुम्हारी वाइफ होती। यह सब बोलकर उसके आंखों में नकली आंसू आते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहती है, उसने मुझे तुमसे छीन लिया, इतने टाइम इतने साल से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आखिर कब तुम मेरे बनोगे रेहान? अब मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारी वाइफ बनना है, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यह तुम भी जानते हो अब और दूरी बर्दाश्त नहीं रेहान। उसकी यह नकली इमोशनल बातें सुनकर कहीं ना कहीं रेहान भी इमोशंस में बह जाता है और उसको कस के गले लगाकर उसके सर को सहलाते हुए कहता है, तुम टेंशन ना लो बेबी, शनाया मैं बहुत जल्द उसे डिवोर्स दे दूंगा और वह नाजायज बेटी जो पता नहीं किसका गंदा खून है उसे भी धक्के मार के घर से निकाल दूंगा, फिर हम लोग जल्द से जल्द शादी करेंगे। बस कुछ टाइम वेट कर लो, इतने साल से वेट किया है, बस कुछ टाइम और। शनाया का चेहरा रेहान देख नहीं पता है, लेकिन शनाया के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और अंदर से वह बस यही चाहती थी कि वह रेहान की हो जाए और रेहान की सारी प्रॉपर्टी पर वह और उसकी माँ ऐश करते रहे पूरी जिंदगी। वह यह भी सोचती है कि अमन तो बस एक मोहरा है, जैसी ही मैं रेहान से शादी करूंगी अमन को अपनी लाइफ से बाहर निकल फेंकूंगी, उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगी। अभी दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बैठे हुए थे कि तभी केबिन का फिर से दरवाजा किसी ने नॉक किया। तब रेहान शनाया को धीरे से अपनी गोद से उठता है, उसकी ड्रेस सही करता है और उसके बाल सही करके फिर अपने कॉल टोन में बोलता है, कम इन। केबिन का दरवाजा खुलता है। केबिन के दरवाजे पर रेहान का असिस्टेंट खड़ा था और वह अंदर आकर रेहान को ग्रोट करके कहता है, सर हमें 1 घंटे में मीटिंग में पहुंचना है, तो अभी सही वक्त है, हम लोगों को अभी निकलना चाहिए। रेहान बस ओके बोलकर सर हिला देता है और बोलता है, तुम गाड़ी नीचे रेडी करो, मैं अभी तुरंत आता हूँ। यह सुनकर असिस्टेंट केबिन से बाहर चला जाता है और रेहान शनाया को फिर से गले लगाकर उसके माथे पर किस करके बोलता है, तुम घर जाओ, आराम करो, मैं जल्द से जल्द मीटिंग खत्म करके घर पर आता हूँ। शनाया भी उसको बाय बोलकर निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ की बजाज हवेली में आरती जब से इस घर में आई है अहाना को लेकर, तब से लेकर अभी तक की जितनी भी फोटोज हैं वह एल्बम से निकाल कर एक जगह पर इकट्ठा कर रही है और जिस फोटो में फैमिली पिक्चर्स है जिसमें रेहान के माता पिता और बाकी कोई भी है, उसे फोटो में अगर आरती या आहाना भी मौजूद हैं तो उसमें से आरती और आहाना का फोटो काट के निकल के अपने पास रख लेती है और बाकी टेबल के दराज में रख देती है, ताकि सिर्फ और सिर्फ जब वह घर से निकले तो आरती और आहू का ही फोटो अपने साथ लेकर जाए। आरती कभी नहीं चाहती थी कि वह जब निकले तो इस घर की कोई भी याद, कोई भी तस्वीर अपने साथ लेकर जाए। इस वक्त आरती का चेहरा का एक्सप्रेशन देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह अभी दुखी है या खुश है या उसके अंदर नफरत है, अभी उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है। आरती पहले ऐसे नहीं
थी, लेकिन जब से वह शादी करके बजाज हवेली में रहने आई उसके बाद से वह धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने लगी। वह खुद नहीं चाहती थी ऐसा करना, लेकिन अपने आप आरती जो पहले बहुत चुलबुली थी वो अब शांत रहने लगी थी। इस घर का माहौल ऐसा हो गया कि आरती खुद ब खुद अपने आप ही चेंज हो गई। वह ना ज्यादा किसी से बात करती, वह सिर्फ और सिर्फ अपना दिल अपनी बेटी आहू के सामने ही खोलती थी। उसको अगर हंसना है तो आहू के सामने हंसती है, उसको अगर खेलना है तो आहू के साथ खेलती है, झगड़ा भी करना है तो आहू के साथ ही करती है। जितना भी चीज है जीत वह सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के साथ, बाकी घर वाले जैसे उसके लिए अब एग्जिस्ट ही ना करते हो। हाँ, थोड़ा बहुत वह रेहान के माता पिता को रिस्पेक्ट करती है, लेकिन उसकी नज़र में बस रिस्पेक्ट ही कर सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वह भी शादी के बाद रेहान के माता पिता ने कभी भी रेहान को उसे तरीके से नहीं समझाया जिस तरीके से उसको समझाना चाहिए था। उनके चेहरे पर शुरुआत से दिखता था कि वह अपने बेटे से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, हालांकि वह अहाना से भी बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी बेटा तो बेटा होता है, तो वह हमेशा से रेहान के साइड में थोड़ा ज्यादा ही झुकाव था। अगर ऐसा नहीं होता तो आज यह स्थिति कभी नहीं होती जो आज आरती और आहना फेस कर रहे हैं। लेकिन आरती कभी भी यह सब चीज अपने सास और ससुर को नहीं बताती थी। जब भी मिलती थी एक बहू का फर्ज निभाकर इस घर में रह रही थी, लेकिन अब आरती ने ठान लिया था कि अब वह अपने लिए जिएगी और अहाना के लिए चाहिए, बाकी कोई भी आए कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक अहाना सुरक्षित है तब तक सब ठीक है, लेकिन अगर आरती या आहना में से किसी को चोट पहुंची तो आरती उसको पाताल लोक के दर्शन करवा देगी, चाहे वह कोई भी हो। तो दोस्तों, शनाया अब बजाज हवेली आ रही है तो घर पे धमाका तो होगा, तो बस इंतजार कीजिए अगले भाग का। चैप्टर 7 मॉम डॉटर फन टाइम। बजाज हवेली। शाम के 4:00 बजे जब आरती सोकर उठती है तो पास में अपनी बेटी आहू को देखती है। वह एक छोटे से खरगोश के बच्चे की तरह सो रही थी। कुछ देर देखने के बाद आरती बहुत प्यार से अपनी बेटी आहू को उठाने लगती है, लेकिन आहू है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही है। आरती कहती है, बेटा जल्दी उठ जाओ, शाम हो गई है, नहीं तो फिर रात को देर से नींद आएगी तुम्हें। आहू, मामा बस थोड़ी देर और। तभी आरती को शरारत सूझती है और वह आहू के गालों पर, माथे पर, आंखों पर किस्सेज की बौछार कर देती है, जिसे धीरे धीरे आहू की नींद खुलने लगती है और आहू के चेहरे पर स्माइल बढ़ती जाती है। धीरे धीरे आहू बहुत जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि आहू को गुदगुदी हो रही थी। आहू अब पूरी तरह से जाग जाती है तो वह भी आरती के साथ खेलने लगती है। वह भी आरती को गुदगुदाने लगती है। ऐसे ही कुछ देर खेलने के बाद आरती आहू को गोद में लेकर बाथरूम में जाकर दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होकर बाहर आते हैं। फिर आरती कुछ सोच के आहू से पूछती है, क्या आज बाहर घूमने चलें? आहू यह सुनकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आपने अभी क्या कहा? मैं ठीक से सुनी नहीं। क्या आपने घूमने जाने को कहा? आरती बस हाँ मैं सिर हिला देती है क्योंकि उसे भी पता था कि आज तक आहू इस घर से बहुत कम ही बाहर गई है। आहू का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे तो लगा कि जैसे लॉटरी लग गई है। आहू अपने दोनों हाथ ऊपर करके बहुत जोर जोर से कूदने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है, हाँ मामा मुझे जाना है, चलो चलो जल्दी चलते हैं, घूम के आते हैं। घूम के आते चलिए। आरती अपनी बेटी की एक्साइटमेंट देखकर वह भी बहुत खुश होती है और फटाफट आहू को तैयार करने लगती है। आहू के कपबोर्ड में अभी भी कुछ कपड़े पड़े हुए थे ताकि जब तक वह यहाँ पर है उसे कपड़े का उपयोग कर सके। आहू उसी में से एक पिंक कलर का फ्रॉक निकलती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे यह वाली पहनी है। आरती ने वह फ्रॉक अपने हाथ में लेकर आहू को पहनना शुरू किया और धीरे धीरे उसको बहुत खूबसूरत
एक गुड़िया की तरह तैयार कर दिया। आज आहू पूरा ऊपर से नीचे गुलाब की फूल लग रही थी। फिर आरती कहती है, आहू बेटा तुम यहाँ पर कुछ देर बैठो, मैं अभी फाटक से 2 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। फिर हम लोग बाहर आज घूमने निकलते हैं। आहू चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह बेड पर जाकर बैठ जाती है और आरती अपने क्लोजेट रूम में जाकर एक सिंपल सा पिंक कलर का ही सलवार सूट निकलती है और 2 मिनट में पहन के बाहर आ जाती है। आरती को कभी भी ज्यादा सजने संवरने का शौक नहीं था और बेचारी सजे भी किसके लिए। दोस्तों, हर लड़की का सपना होता है कि अगर सजे भी तो किसी एक खास इंसान के लिए। अगर वह इंसान कभी भाव ना दे, हमेशा बेइज्जत करे, तो उसके लिए सजना संवरना बेकार है। तो आरती की भी लाइफ में यह सजना संवरना अभी फिलहाल तो नहीं है। तो सिंपल सा एक पिंक कलर का कपड़ा निकालकर पहनकर बाहर आती है। उसमें भी वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। दोनों माँ बेटी अपने रूम से बाहर निकालकर जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो सब नौकर आंखें फाड़े देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह पहली बार है कि आहू इस वक्त शाम को हवेली के नीचे वाले फ्लोर पर आई है, क्योंकि रेहान का सख्त निर्देश था शाम को आहू अपने कमरे से बाहर न निकले। आरती जब देखती है नीचे उसके आसपास उसके ससुर नहीं है तो वह अपने घर के हेड बटलर को बुलाकर कहती है कि हम लोग कुछ देर बाहर घूमने जा रहे हैं, अगर कोई पूछे तो बता देना। यह बोलकर आरती आहू का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाती है। आंखें फाड़े सब देख रहे थे उन्हें। अंदर से डर लग रहा था कि आज हवेली में तांडव होने वाला है। आरती जब हवेली के बाहर निकलती है तो आहू पूछती है, मम्मा हम लोग कैसे जाएंगे? क्या हम लोग यहाँ से कोई गाड़ी ले सकते हैं? लेकिन आरती ने साफ मना कर दिया और कहा, बेटा हम लोग जब यहाँ से निकल ही रहे हैं तो इन लोगों का सामान क्यों यूज करें? हम लोग जब अपने घर जाएंगे, जब यहाँ से निकल जाएंगे तब अपना सामान होगा, तब बिना पूछे किसी भी चीज का यूज कर सकती हो। आहू को भी यह बात सही लगी। फिर आरती से पूछता है, मम्मा तब हम कैसे जाएंगे और हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने? आरती भी बोलती है, बेटा हम लोग बाहर चलते हैं, टैक्सी लेते हैं और आज मॉल चलते हैं। मॉल में जाकर हम लोग मूवी देखेंगे, कुछ कहेंगे पिएंगे, फिर हम लोग आएंगे घर पर। ठीक है। आहू तो मूवी का नाम सुनकर खुश हो जाती है। हवेली के बाहर निकलकर जब दोनों रोड पर आते हैं तो वहां पर टैक्सी मिलती है। टैक्सी में बैठकर इन लोग पास के ही मॉल में जाते हैं। मॉल के अंदर जाकर सबसे टॉप फ्लोर पर मूवीज का काउंटर लगा हुआ था। वहां पर आरती देखती है कि कौन से बच्चों के देखने लायक मूवी है। उसमें से एक हॉलीवुड की बच्चों के लिए कार्टून मूवी लगी हुई थी। आरती ने वही मूवी की 2 टिकट्स लेकर आहू के पास चली जाती है। फिर को टिकट दिखती है जिससे आहू बहुत ज्यादा खुश होती है। आरती के गले लगा के आरती को गाल पर किस कर देती है। आरती महसूस कर सकती है कि आहू आज बहुत ज्यादा खुश है, दिल से खुश है, क्योंकि आज तक वह इतनी खुश कभी नहीं हुई। उसे घर में अगर आहू कुछ साल और रह जाती है तो इसका बचपना छीन जाता, जो आरती अब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आरती और आहू मूवी थिएटर के पास जाते हैं और वहां से 2 बकेट पॉपकॉर्न और जूस खरीद के थिएटर के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि मूवी शुरू होने वाली थी। कुछ ही देर में मूवी शुरू हो जाती है। दोनों माँ बेटी बहुत मस्ती से मूवी देख रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। 2 घंटे बाद मूवी खत्म हुई। मूवी खत्म होने के बाद वह दोनों इस मॉल पर नीचे वाले फ्लोर पर फूड प्लाजा में जाते हैं, जहां पर आरती और आहू को भूख लगी थी तो खाना खाने चले गए। आरती और आहू को एक चीज बहुत पसंद है, वह है बर्गर। तो आरती ने दोनों के लिए बर्गर ऑर्डर किया और अपने टेबल पर आकर बैठ गई। कुछ देर में बर्गर आ गया। बर्गर खाने के बाद वह दोनों फिर से मॉल से निकल के टैक्सी का वेट करने लगते हैं।
कुछ ही देर में टैक्सी आती है और टैक्सी में बैठकर करीब आधा घंटा लगता है इन लोगों को बजाज हवेली पहुंचने में। हवेली पहुंचते पहुंचते रात के 8:30 बज चुके थे, जिससे आओ को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। अब क्या होगा? क्या आहू का डरना जायज है? चैप्टर 8 भौंकने की जरूरत नहीं है। कहानी में अब तक आपने पढ़ा, आरती अपनी बेटी आहू को लेकर मॉल में जाती है। वहां पर दोनों माँ बेटी मूवी देखते हैं और उनकी फेवरेट बर्गर खाते हैं। बहुत सारी मस्ती करने के बाद रात 8:30 बजे वह लोग बजाज हवेली वापस आ जाते हैं। अब आगे। उधर जब आरती और आहू माल के लिए निकल गए थे, तब बजाज हवेली में शनाया का आगमन होता है। उस हवेली में कोई भी इंसान शनाया को पसंद नहीं करता था सिवाय रेहान के। यहाँ तक कि उसे घर के नौकर, सिक्योरिटी गार्ड और बॉडीगार्ड्स भी जो है, कोई भी पसंद नहीं करता था। सब उससे नफरत करते क्योंकि वह सिर्फ पैसों वाले से ही सम्मान के साथ बात करती है। गरीबों को वह किसी जानवर या कूड़ा से काम नहीं समझती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी आरती जो है, वह कभी भी पैसों को मोल नहीं देती, वह हमेशा से रिश्तों को लेकर चलती है। इंसान को इंसान समझती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। इसलिए हर एक घर के नौकर और बाकी मेंबर्स सब आरती को पसंद करते थे। जब शनाया घर में घुसती है तो आकर सीधे लिविंग हॉल में जाकर बैठ जाती है और तुरंत एक नौकर उसके लिए ठंडा पानी लेकर आता है, जिससे शनाया मुंह बनाते हुए ग्लास ले लेती है और पानी पीने लगते हैं। वह नौकर जैसे ही फिर वापस जाने लगता है, शनाया उसको दांत के बोलती है, क्या यह गिलास कौन ले जाएगा? तुम्हारा बाप। और जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ और हाँ, अच्छे से हाथ धो लेना, समझे? मुझे नहीं पता तुम गरीबों लोग साफ भी रहते हो या नहीं। ये बोल अपने चेहरे पर घिन्न भरा एक्सप्रेशन रहता है। हालांकि उसे घर में सब के सब सर्वेंट काफी प्रोफेशनल है, जो स्वच्छता पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी शनाया उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करती है। वह नौकर वहां से सर झुकाकर चला जाता है क्योंकि उसको कुछ भी बोलने की हैसियत नहीं है। भले ही वह अंदर से कितनी भी गाली दे दे, लेकिन बाहर से वह हमेशा अपने चेहरे पर एक जेंटल स्माइल ही रहेगा। शनाया सोफे पर बैठे बैठे बोर हो रही थी, फिर कुछ सोचकर वह अपना मोबाइल निकलती है और मोबाइल में इस घर में आज की सारी सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है, क्योंकि रेहान ने अपने घर की फुटेज शनाया को देखने की परमिशन दी है। शनाया जैसे जैसे आज की फुटेज देख रही थी, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और फिर चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ जाती है, जैसे मानो आज फिर से घर पर कुछ तमाशा होने वाला हो या फिर आरती के खिलाफ रेहान को भड़का सकती है। वह खुशी खुशी तुरंत अपना फोन से अपनी माँ सरिता महाजन को फोन लगाती है और अपनी माँ को बोलती है, माँ जितना जल्दी हो सके बजाज हवेली आ जाओ। सरिता महाजन बोलती है, क्यों? क्या हुआ बेटा? मैं अभी किटी पार्टी में हूँ। शनाया चिढ़कर बोलती है, वह सब छोड़ो, जल्दी इधर आओ, आज ज्यादा यहाँ मजा मिलेगा। सरिता महाजन समझ जाती है कि उनकी बेटी ने कुछ अच्छा सा प्लान बना लिया है आरती खिलाफ। वह भी बिना वक्त गवाए वहां से तुरंत निकल जाती है। शाम के 7:00 बजे आहूजा हवेली का में गेट खुलता है, जिसमें से कुछ गाड़ियां अंदर आती है। उसमें से सबसे पहले बॉडीगार्ड निकलते हैं और उनमें से एक बॉडीगार्ड आकर बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खोलता है। उसमें से एक हैंडसम सा बंदा ब्लू सूट पहन के बाहर निकलता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह आज बहुत थक गया है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। वह अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है और हवेली के अंदर चला जाता है। इधर बॉडीगार्ड्स भी अपने बॉस का इशारा पाकर रिलैक्स हो जाते हैं और अपने अपने जो रूम में चले जाते हैं, जो इस हवेली के बगल में ही बना हुआ है। जब वह इंसान हवेली के अंदर लिविंग रूम में आता है तो शनाया की नज़र उसे पर पड़ती है।
वह उसे देख बहुत खुश होती है और दौड़कर उसके गले जाती है। वह इंसान भी कस कर शनाया को गले लगाता है। शनाया बोलती है, रेहान बेबी बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो, आओ पहले बैठो। रेहान भी उसके साथ सोफे पर बैठ जाता है। घर के नौकर जल्दी से पानी और काफी और कुछ स्नैक्स भी रेहान के लिए लाते हैं। शनाया भी इंतजार करती है कि रेहान थोड़ा पानी पी ले और रिलैक्स हो जाए। उसके बाद वह अपना खेल शुरू करेगी। उधर जब रेहान पानी पी रहा था, बगल में एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई थी। वह अचानक से बोलती है, रेहान बेटा, आज मैं एक माँ के हैसियत से पूछती हूँ, आखिर कब तक मेरी बेटी ऐसी सिंगल रहेगी? और जानते हो तुमसे कितना प्यार करती है? जी हाँ, यह और कोई नहीं, सरिता महाजन है। जब सरिता महाजन घर पर आई थी तब शनाया ने उसको सारा कुछ बता दिया और वीडियो भी दिखा दिया था। सरिता महाजन यह देखकर बहुत खुश हुई थी कि आज फिर से आरती को जलील किया जाएगा, क्योंकि जितना जलील और बेइज्जत रेहान करेगा, आरती को उतना जल्दी इस घर से निकलेगी और उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल होगा बजाज घर की मालकिन बनने का। रेहान जब कुछ रिलैक्स हो जाता है तब सिर्फ इतना ही बोलता है, बहुत जल्द। उसके बाद शनाया अपना खेल शुरू करती है और बोलती है, रेहान तुम्हारी मीटिंग कैसी गई? रेहान बोलता है, जल्दी ही यह डील फाइनल हो जाएगी। बस अब मेरा काम हो गया है। अब बाकी का सारा काम मेरा असिस्टेंट देख लेगा। फिर रेहान अपने नज़र चारों तरफ दौड़ता है और उसे अजीब लगता है कि घर पर खाली खाली लग रहा है, क्योंकि वह भले ही आहू को अपने रूम में रहने के लिए बोल दिया हो, लेकिन आरती जब चाहे तब नीचे आ सकती है। भले ही वह नफरत करे, लेकिन आरती इस घर की बहू का फर्ज अच्छे से निभाती थी। लेकिन आज उसे कहीं दिख नहीं रही है। शहाना जब रेहान के नजरों का पीछा करती है तो वह समझ जाती है वह किसे ढूंढ रहा है, जिससे उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। अब उसे लगता है यह सही मौका है आरती के खिलाफ रेहान को भड़काने का। शनाया बोलती है, रेहान आज तुम्हारी बीवी नहीं दिख रही है। मैं काफी देर से यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन वह लगता है अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली है। उधर हाल में कुछ नौकर जो अपना अपना काम कर रहे थे, जब शनाया की बात सुनते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब शनाया आई थी तभी नौकरों से पूछी थी कि आरती कहाँ है। तब नौकरों ने डर डर के बता दिया था कि आरती और आहना बाहर गए हैं घूमने के लिए। और अब रेहान के सामने बोल रही है कि आरती अपने कमरे से शायद बाहर नहीं निकली है, लेकिन वह सब चुप रहते हैं। रेहान बोलता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। वह नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी मुझे उसकी शक्ल देखने से गुस्सा आता है। शनाया मासूमियत का चोला ओढ़कर फिर बोलती, नहीं बेबी, हमें अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। जितना भी हो अभी तो वह तुम्हारी बीवी है, तो तुम्हें पता करना चाहिए। और फिर फटाक से बोलती है, रुको, मैं आज घर पर क्या हुआ है देखती हूँ, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। रेहान का बिना जवाब सुन वह अपने फोन से वही फुटेज चलने लगती है जो आज हुआ था। रेहान बड़े ध्यान से शनाया का मोबाइल देख रहा था, उसे वीडियो में दिखाया गया। सबसे पहले रेहान के पेरेंट्स आरती के रूम के बाहर खड़े थे और आहू के साथ खेल रहे थे, और फिर आरती के रूम में चले गए। काफी देर बाद उसे रूम से बाहर निकले हैं। फिर शाम को आहना आरती तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं। यह देखने के बाद शनाया ने अपना फोन बंद कर दिया और रेहान से कहा, रेहान, आज तक तो तुम्हारी बीवी तुमसे बिना पूछे कहीं नहीं जाती थी, और वैसे भी वह आज तक तुम्हारे कहने पर घर से बाहर निकली ही नहीं। तो फिर आज तुम्हें क्या बताया था वह कहीं बाहर जा रही है? रेहान अपना दांत भिजते हुए बोला, नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था, आंखें लाल हो गई थी, सर की नसें तन गई थी।
शनाया जब रेहान का चेहरा देखती है तो उसे मन ही मन बहुत खुशी होती है और अपनी माँ को देखकर आंख मार देती है। सरिता जी भी बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वह अपने चेहरे से कुछ दिखाती नहीं है। वह चिंता तो जताते हुए पूछती है, बताओ रात के 7:30 बजने जा रहे हैं, अभी तक नहीं आई? रेहान गुस्से से अपने बटलर से पूछता है, क्या वह दोनों घर पर आ गई है? बटलर भी सब कुछ जानता था। शनाया और सरिता का प्लान वह इतने सालों से देख रहा था, कैसे शनाया और सरिता मिलकर रेहान को आरती के खिलाफ भड़कते रहते हैं। बटलर ने जवाब दिया, नहीं सर, अभी तक आरती मैडम और छोटी बेबी घर पर नहीं आए हैं। उन्होंने कहा था वह लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, रात तक वापस आएंगे। रेहान जब यह सुनता है तो उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वह सोफे से उठकर हाल के चक्कर काटने लगता है, जैसे आज मानो आरती की खैर नहीं। वह अपना कोट निकालकर जमीन पर गुस्से से फेंकता है, टाई को ढीला करता है और अपने शर्ट की स्लिप्स को फोल्ड कर देता है। एक पल के लिए तो शनाया भी डर जाती है कि कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है और मन में सोचती है, अच्छा हो अगर यह रेहान के हाथों ही मेरी जाए, तब यह पूरा अंपायर मैं जल्दी से जल्दी अपने नाम करवा लूंगी। रेहान 1 घंटा तक वैसे ही टहलता रहता है। फिर 8:30 बजे करीब हवेली के बाहर से हंसी मजाक की आवाज आ रही थी और धीरे धीरे यह आवाज लिविंग रूम की तरफ बढ़ रही थी। जब रेहान देखा है एंट्रेंस की तरफ, तो वहां पर आरती और आहना स्माइल करते हुए घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। असल में हुआ यह था कि आहना बहुत डर रही थी घर के अंदर जाने से, लेकिन आरती ने उसे समझाया कि बेटा अब डरने की जरूरत नहीं है और तुम मेरी स्ट्रांग बच्ची हो, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फिर आरती उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए आहू की फेवरेट कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस की आवाज में बोलती है, देखो मैं चूहा हूँ, फिर भी मैं एक बिल्ला से नहीं डरता, वह भी कितना बड़ा बिल्ला है, वह देखी हो ना, और तुम कितनी डरपोक हो। जिस पर आहू बहुत खिलखिला के हंसती है और बोलती है, मामा आपको मिकी माउस नहीं बनना चाहिए, आपकी आवाज मिकी माउस की तरह नहीं है। जिस पर दोनों बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। जब आरती की नजर रेहान की नजरों से मिलती है तो आरती बिना किसी एक्सप्रेशन के रेहान को घूरते रहती है। रेहान भी काफी देर से आरती की नजरों में ही देख रहा था, लेकिन आज उसे नजर में कुछ अलग था। यह रेहान को अच्छे से महसूस हो रहा था। आज उसे नजर में परवाह नहीं, नफरत की झलक दिख रही थी, जिससे रेहान थोड़ा बेचैन हो गया। लेकिन फिर अपना सिर झटक कर तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, तुम्हें किसने बाहर जाने की इजाजत दी? क्या तुमने मुझे एक बार भी पूछा? आहू जब इतनी तेज आवाज सुनती है तो डर के मारे आरती से चिपक जाती है। इधर जब आरती देखती है कि उसकी बेटी डर रही है तो रेहान की तरफ देखकर अपनी ठंड और रूड वॉइस में बोलती है, इंसान हो या जानवर हो, आराम से बात करो, भौंकने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा आज का चैप्टर? आरती का बदले की शुरुआत का पहला आगाज हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। चैप्टर 9 आरती इज ऑन फायर। कहानी में अभी तक आपने पढ़ा आरती और अहाना माल से मस्ती करके बजाज हवेली में आते हैं। वहां पहले से ही शनाया ने रेहान को पूरी तरह से आरती के खिलाफ भड़का दिया था, जिससे रेहान का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब वह आरती और आहू को देखता है तब उसका गुस्सा फूट पड़ता है और आरती उसको भौंकना बंद करने के लिए बोलती है। अब आगे बढ़ते हैं। जब रेहान आरती पर गुस्सा उतर रहा था तब उसके पेरेंट्स भी अपने रूम से बाहर निकालकर हॉल में आ चुके थे। जब आरती ने कहा रेहान से शोर मत मचाओ और भौंकना बंद करो, यह सुन घर के सब नौकर शॉक्ड खड़े थे। उनमें से एक घर का नौकर जो अभी अभी किचन से खाने की प्लेट्स लेकर डाइनिंग टेबल पर रखने जा रहा था, उसके हाथों से वह सारे प्लेट्स जमीन पर गिर गए।
यहाँ तक कि सरिता महाजन और शनाया भी हैरान थे। यह आज पहली बार था जब आरती ने ऐसा कुछ जवाब दिया था। रेहान को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आरती ने उसे ऐसा जवाब दिया। आरती उसको कुत्ता बोल रही थी। यह सब बात रेहान के पेरेंट्स ने भी सुनी था और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी इतनी अच्छी बहू आज उसे हो क्या गया है। आज तक तो चुपचाप सब सुन लेती थी, कुछ बोलती नहीं थी। वही अनिल जी को समझ में आ गया था कि आरती बदल रही है। उन्हें पहले ही शक हो गया था। आरती आज सुबह से काफी बदली बदली लग रही थी। अनिल जी बहुत कंफ्यूज थे। उन्हें एक तरफ आरती का जवाब अच्छा भी लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपने ही बेटे के ऊपर आरती ने कमेंट किया था तो वह बुरा भी लग रहा था। रेहान की मां से रहा नहीं गया और वह कुछ बोलने की हुई, लेकिन अनिल जी ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया और धीरे से कहा, आज जो हो रहा है होने दो शीला। शीला देवी बात समझ रही थी, इसीलिए वह भी चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रेहान का जो गुस्सा पहले ही बड़ा हुआ था और आरती का जवाब सुनकर उसका गुस्सा 7वां आसमान क्या 10वां आसमान फाड़ के निकल गया था, वह आरती के पास आकर उसके नजरों में घूर घूर कर देख रहा था और कहा, तुमने मुझे कुत्ता कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी आरती कुछ जवाब देती तब तक एक प्यारी सी आवाज आई, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर बजाज की? आप इतने सालों से मेरी मां की बेइज्जती कर रहे थे। रेहान ने जब देखा कि यह आवाज आरती की नहीं बल्कि आहू की है, तब वह आहू को घूरने लगा और आहू से कहा, तुम बदजात नाजायज लड़की, तुम्हारी जवान खींच लूंगा। इतना ही अभी रेहान ने कहा था कि अगले ही सेकंड रेहान जमीन पर पड़ा था। रेहान को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, वह अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था और बाकी सब लोग बस आंखें फाड़े आरती को देख रहे थे, जिसने रेहान की सर पर लात मारी थी। आरती ने आहू की तरफ देखकर कहा, आहू बेटा, मैंने तुमसे कहा था, तुमसे प्रॉमिस किया था कि आज के बाद कोई भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा तो उसकी हाल में क्या करूंगी। आज तुम वह देखो। यह बोलकर आहू ने एक नौकर को इशारा कर अपने पास बुलाया और आहू को उसके गोद में दे दिया और बोली, चुपचाप यही खड़े रहो। आज जो हो रहा है मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी देखें। नौकर का तो पैर डर से कांप रहे थे कि आखिर वह करें तो करें क्या। उसका तो मन यहाँ से भाग जाने का कर रहा था, क्योंकि आरती की आंखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। आरती की आंखें अभी पूरी की पूरी लाल थी। आरती चलकर रेहान के पास गई जो अभी भी जमीन पर बैठा हुआ था। आरती उसके सामने घुटनों को बल बैठकर रेहान को ऐसे घूर रही थी जैसे आज वह रेहान का शिकार करने आई हो। रेहान भी अब तक संभाल चुका था और वह आरती को गुस्से से घूर कर देख रहा था। अभी रेहान कुछ बोलने वाला था, तब तक फिर एक रेहान को थप्पड़ पड़ता है। आरती रेहान का कॉलर पकड़कर उसे अपने चेहरे के सामने लाकर बड़ी ही कोल्ड वॉइस में बोलती है, इतने दिनों से तुम मेरी बेटी को बेइज्जत करते आ रहे हो। मैं चुप रही, लेकिन अब नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के खिलाफ एक भी शब्द बोलने को? आज के बाद अगर मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो आज तो सिर्फ लात और थप्पड़ पड़ा है, अगली बार तुम्हारी सांसें छीन लूंगी। आरती की आवाज इतनी डरावनी थी कि सब एक पल के लिए अपनी मौत नजर आने लगी थी। यह बोल आरती उसका कॉलर छोड़कर खड़ी हो जाती है। यह सब देख शनाया और सरिता महाजन की तो जैसे आत्मा तक बहुत डर चुकी थी, लेकिन फिर भी शन्या अपना हिम्मत बनाकर आरती के ऊपर चिल्लाकर कहा, आरती तुम ऐसे कैसे रेहान के साथ बिहेव कर सकती हो? वह तुम्हारा हस्बैंड है। आरती जो अभी तक रेहान को घूर घूर कर देख रही थी, उसकी नजर अब शानिया पर पड़ती है और अब वह शनाया को घूर रही थी। आरती शनाया की तरफ एक डेविल स्माइल करते हुए बोलती है, तुम्हें बीच में बोलने को किसने बोला? तुम जिस काम के लिए यहाँ आती हो वही किया करो।
शनाया आरती से बोलती है, रेहान ने क्या गलत कहा? तुम कितनों के साथ सोई हो पता नहीं। यह बच्ची किसकी है? रेहान ने कुछ गलत नहीं कहा। जैसे ही आरती ने फिर सुना कि उसकी बेटी खिलाफ अब शनाया बोल रही है, तो वह सीधे गई शनाया को पड़कर 4 से 5 जोरदार थप्पड़ मार देती है। आरती बोलती है, एक शब्द नहीं बोलना मेरी बेटी के खिलाफ। रेहान को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी सो कॉल्ड वाइफ उसे मार सकती है। शनाया को भी मारा तब रेहान आरती की तरफ देखकर बोलता है, पहले तुम यह बताओ, तुम किसी से पूछकर घर से बाहर निकली? जब शादी हुई थी हमारी तब मैंने पहले ही कहा था तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती हो। रेहान की आवाज पहले से ज्यादा नरम हो गई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर वह चिल्लाकर कुछ भी बोलेगा तो आरती आज छोड़ने वाली नहीं थी। आरती ने जब रेहान का सवाल सुना तब उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आई और फिर रेहान से कहा, इतने ही आराम से तुम पहले भी पूछ सकते थे तो यह सब होता ही नहीं। खैर, अब तुम्हारे सवाल का मैं जवाब देता हूँ। तुमने क्या कहा कि शादी के टाइम तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ तुम्हारे परमिशन के बिना। लेकिन एक चीज तुम भूल रहे हो, शादी वक्त के वक्त मैंने भी कहा था कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन शनाया इस घर में नहीं आएगी। क्या तुमने वह बात मानी? यह बोल आरती हंसने लगती है रेहान की तरफ देखकर, जैसे मानो रेहान को चिढ़ा रही हो। रेहान भी उसकी बात समझ गया था। जब रेहान ने उसकी बात नहीं मानी तो आज आरती ने भी वह वादा तोड़ दिया। अब रेहान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रेहान के जाने के बाद आरती चारों तरफ देखती है और उसकी नजर अनिल जी और शीला जी पर पड़ती है, जो चुपचाप एक कोने में खड़े थे। पर आरती उन्हें इग्नोर करके आहू को गोद में लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सबके सब हाल में अभी भी सदमे में खड़े थे। अभी भी सरिता जी डर से कांप रही थी। वह अचानक अपने होश में आती है और वह शनाया को पकड़कर हवेली से बाहर निकल जाती है। इधर आरती अपने कमरे में आकर आहू को बहुत देर तक गले लगाकर बैठी थी और प्यार से बोलती है, आहू बेटा, तुम्हारे लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊंगी। तुम्हें आज के बाद कभी तकलीफ नहीं होगी। यह बोल आहू के माथे पर किस कर देती है। थोड़ी देर तक गले लगाने के बाद आरती आहू को उठाकर बाथरूम में ले जाती है ताकि जल्दी से फ्रेश होकर आहू थोड़ा डिनर करके सो जाए। आहू को फ्रेश करने के बाद आरती खुद वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने। और इधर आहू अपने बेड पर बैठी हुई अपने मन में कुछ सोच रही थी। आहू अपने मन में कहती है, मम्मा ने जब मिस्टर बजाज को मारा तो मुझे बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा। जो भी हो वह मेरे डैडी है, पर वो मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। उन्होंने कहा था उन्हें पापा डैड ना बुलाऊं, पर मामा ने सही किया है। बहुत दिनों से कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं। जब वह पहले मुझे गंदी गंदी बातें बोलते थे तो मम्मा मुझे ही समझा देती थी, तो आज अगर मम्मा ने उनको पहली बार समझा दिया तो अच्छा ही है। फिर अपने चेहरे पर स्माइली लाकर बोलती है, वैसे एक केक और मिस्टर बजाज जमीन पर। मेरी मम्मा कितनी स्ट्रांग है। और वैसे भी मैं जानती हूँ मेरी मामा मेरे से बहुत प्यार करती है और मैं भी अपने मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। पर मम्मा ने कहा ना, कोई मुझे बुली नहीं कर सकता। जो भी मेरे को तकलीफ पहुंचाएगा मम्मा उसका जीना हराम कर देगी। यह सब सोचते सोचते आहू की आंखें नम हो जाती है। वह अब समझ गई थी कि उसको सिर्फ मम्मा से ही प्यार मिल सकता है, उसके डैडी से कभी नहीं। तो दोस्तों, आज का चैप्टर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तो बस आरती के बदले की शुरुआत है, आगे आगे और भी बहुत कुछ होगा। क्या आना को डैडी का प्यार कभी नहीं मिलेगा, यह सब भी हम जानेंगे आने वाले चैप्टर में। चैप्टर 10 शनाई अमन इंटीमेसी।
कहानी में अभी तक आपने पढ़ा कि कैसे आरती रेहान और शनाया को सबक सिखाती है सभी घरवालों के सामने। आरती अपनी बेटी आहू को भी यह वादा करती है कि वह उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी और हमेशा प्यार करेगी। आहू भी अपने मन में यह ठान लेती है कि उसकी मम्मी से ज्यादा उससे कोई प्यार नहीं करेगा और वह भी अपनी मम्मी से ही प्यार करेगी, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसके जीवन में उसकी मम्मी को छोड़कर कोई नहीं है, लेकिन उसके अंदर अपने पापा की चाहत कहीं ना कहीं बाकी रह गई है। अब आगे सरिता जी और शनाया जब हवेली से बाहर निकलते हैं तो हवेली के बाहर शनाया को अमन की गाड़ी दिखाई देती है। शनाया अपनी माँ से कहती है, माँ आप जिस गाड़ी से आई थी उसी गाड़ी से चली जाओ, मैं अमन के साथ बाद में आ जाऊंगी। सरिता जी ने बस हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गई। शनाया भी जल्दी जल्दी अमन के गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई और अमन को जाकर हग कर लिया। अमन पूछता है, क्या हुआ शनाया, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? लेकिन तभी अमन की नजर शनाया के गालों पे पड़ी जो थोड़ी सूज गई थी। इस समय शनाया जो अभी तक डरी हुई थी वो अमन को गले लगे ही रोने लगी। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, क्योंकि आज से पहले आरती का उसने इस रूप कभी नहीं देखा था। अगर शायद पहले कभी देख लेती तो शनाया आरती के खिलाफ इतनी साजिशें ना करती। अमन फिर पूछता है, यह सब क्या हुआ? बताओ, तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसे और किसने किया? फिर शनाया रोते रोते जवाब देती है, आरती ने मुझे मारा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगी। फिर अमन को धीरे धीरे आज जो भी कुछ हुआ वह सब कुछ बताने लगती है। अमन जैसे जैसे शनाया की बातें सुनता है वह तो जैसे सदमे में चला गया। अमन थोड़ी देर बाद जब होश में आता है तब शनाया को लेकर एक 5 स्टार होटल में जाता है और वहां पर रूम बुक करता है। होटल रूम में जाने के बाद रिसेप्शन पर कॉल करके अमन एक डॉक्टर को भेजने के लिए बोलता है और उसके साथ आइस पैक भी लाने बोलता है। कुछ ही देर से वेटर अमन को आइस पैक देकर चला जाता है। अमन उसे इस पैक को शनाया के गालों पर रख देता है ताकि सूजन कम हो सके। कुछ देर की पैक लगाने के बाद अमन शनाया को बेड पर लेट देता है। खुद जाकर सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में कुछ काम करने लगता है। अभी मुश्किल से 10-15 मिनट हुए होंगे तभी होटल रूम का दरवाजा पे किसी ने नॉक किया। अमन ने दरवाजा खोला और देखता है वेटर के साथ एक डॉक्टर भी मौजूद है। अमन उसे डॉक्टर को लेकर सीधे शनाया के पास लेकर जाता है। डॉक्टर जब देखता है शनाया के गाल पे उंगलियों के निशान है तो उसे अमन पर शक होता है और वह अमन को बड़े अजीब ढंग से देखने लगता है। जब अमन को महसूस होता है कोई उसे बहुत देर से घूर रहा है तो उसकी नज़र डॉक्टर से मिलती है। अमन भी समझ जाता है कि डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। तब अमन उसे बोलता है, यह सब मैं नहीं किया, अगर मैंने किया होता तो यह ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी ना बुलाता, जल्दी करो इसका ट्रीटमेंट। डॉक्टर फिर रिलैक्स हो जाता है और शनाया को चेक करने लगता है। कुछ देर देख लेने के बाद डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट और कुछ पेन किलर्स लिखकर अमन को दे दिया और कहा, यह ऑइंटमेंट आप लगा दीजिए और खाने के बाद पेन किलर दे दीजिएगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और कुछ पैसे देकर अमन वेटर से बोलता है कि यह जल्दी से जल्दी दवाई लेकर आओ। वेटर भी खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि यह सब करने से वेटर को काफी अच्छा टिप मिलेगा। वेटर भी डॉक्टर को लेकर रूम से बाहर निकल जाता है। शनाया काफी देर से अमन को देख रही है। आज शनाया की नजरों में अमन के लिए कुछ और ही दिख रहा था। अमन फिर से जाकर सोफे पर अपनी आंखें बंद कर बैठ जाता है। कुछ देर बैठने के बाद अमन रिसेप्शन में फोन करके खाने का ऑर्डर दे देता है। फिर जाकर शनाया के पास बैठ जाता है और पूछता है, हम लोग जो भी बजाज की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए कर रहे हैं, अगर किसी को पता चला तो फिर तुम जानती हो कि उसका परिणाम कितना भयानक होगा।
शनाया, क्या तुम कर पाओगी? क्योंकि आज के इंसिडेंट के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि आरती अब चुप नहीं बैठेगी, तो हमें अब सावधान रहना चाहिए। शनाया जैसे ही आरती का नाम सुनती है एक पल के लिए तो वह फिर से डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटा के और आंखों में घुसा लिए बोलती है, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी अमन। उसने मुझ पर हाथ उठाया, उसे जब तक मैं जान से नहीं मारती हूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अमन बोलता है, वह सब तो ठीक है, लेकिन हमें आज तक यह नहीं पता चला कि आरती का बैकग्राउंड क्या है। अगर सोचो वह किसी पावरफुल बैकग्राउंड से हो और जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग आरती और उसकी बेटी के साथ अभी तक क्या की है और क्या करने वाले हैं, तब क्या होगा? शनाया मुंह ऐंठ कर बोलती है, उसका कोई नहीं है। तभी तो वह पैसे के लिए रेहान से शादी कर ली। अमन टोकते हुए बोलता है, नहीं यह गलत है, तुम भी जानती हो हम लोग उसे रात क्या किए थे उसे पार्टी में, और उसका परिणाम उसकी बेटी आहना है। उसी बहान की वजह से उसने शादी की रेहान से। शनाया बोलती है, हाँ मानती हूँ, उसकी बेटी की वजह से उसने शादी रेहान से कर ली, लेकिन तुम्हें क्या लगता है रेहान के पैसों में उसका इंटरेस्ट नहीं है और इतने सालों से इतना झेल क्यों रही है ताकि वह परिवार का प्यार का सके? नहीं, उसको प्यार नहीं, उसको पैसा प्रॉपर्टी चाहिए, समझे? अमन भी कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर हाँ में दिला देता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यह लगता है कि आरती पैसों की भूखी नहीं है। अभी अमन और शनाया में यह सब बातचीत हो ही रही थी कि फिर से रूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया और अमन ने दरवाजा खोल, सामने वही वेटर था जो पिछली बार आया था। अमन उसे अंदर आने का इशारा करता है। वेटर स्माइल करते हुए रात का डिनर सर्व करता है और साथ में जो मेडिसिन था वह भी अमन को दे देता है। फिर अमन अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर वेटर को देता है, जिससे वेटर खुश हो जाता है और थैंक यू बोलकर चला जाता है। अमन शनाया को बोलता है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग डिनर साथ में करते हैं। शनाया भी जल्दी से वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होकर बाहर आती है। अमन भी तब तक खाना प्लेट में निकाल चुका था। फिर शनाया और अमन दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद अमन शनाया से बोलता है, चलो अब तुम पहले दवाई खा लो और मैं तुम्हारे चेहरे पर क्रीम लगा दूं, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। शनाया भी मान जाती है जब अमन शनाया के गालों पर क्रीम लगता है। क्रीम लगाते लगाते अमन देखता है शनाया उसे एक टक देख रही है। दोनों कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे को देखते रहते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि उनके होठ आपस में मिल गए हैं। धीरे धीरे यह किस बहुत ज्यादा वाइल्ड होने लगी। उसके बाद अमन शनाया को बेड पर लेटा के खुद उसके ऊपर आता है और थोड़ी देर में उसे कमरे में शनाया की सिसकियां की आवाज आने लगती है। शनाया रेहान को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के पास कभी नहीं गई थी, लेकिन कल रात के बाद से बहुत कुछ बदलने वाला है। इसी होटल के किसी और कमरे में एक लड़का सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में एक वीडियो देख रहा था। वीडियो देखते देखते उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी। यह इंसान कौन है और कैसा वीडियो देख रहा है, यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। उधर आज बजाज हवेली में जितनी शांति थी उतना ही खौफ भी था। जब से आरती का वह रौद्र रूप सभी ने देखा है, तब से मानो भूख प्यास नींद सबकी उड़ गई है। रात में ही अनिल जी और शीला जी अपने रूम में बैठे हुए थे। शीला जी का तो बहुत बुरा हाल था रो रो कर। वही अनिल जी की भी आंखें नम थी। अनिल जी कहते हैं, शीला अब हमें खुद को मजबूत रखना पड़ेगा। शीला जी कहती है, क्या मजबूत? आप क्या बात कर रहे हैं? उस औरत ने मेरे बेटे को मारा। आपको यह नहीं दिख रहा है? मेरे बेटे को चोट आई होगी। अनिल जी सीरियस अंदाज में कहते हैं, रेहान मेरा भी बेटा है, लेकिन मैं अभी फिलहाल एक बाप के हैसियत से नहीं सोच रहा हूँ, एक इंसान के हैसियत से सोच रहा हूँ। तुम खुद सोचो,
अगर तुम्हें कोई बोले तुम्हारा बेटा नाजायज है। अनिल जी बस इतना ही बोले थे कि शीला जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। बकवास बंद करो, शीला जी ने डांटते हुए कहा। अनिल जी बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ? मैंने तो बस इतना ही कहा था, तुम गुस्सा हो गई। सोचो उसे लड़की का क्या, जो इतने साल से यह सब चीज देख और सुन रही है। आखिर कितना बर्दाश्त करती है। मुझे भी बुरा लग रहा है रहनो लेकर। तुम यह भी तो देखो कि इन दोनों की लड़ाई में वह छोटी सी मासूम बच्ची, उसे क्या महसूस होता है कि उसके सगे पिता उसको नाजायज बोलते हैं। अरे उसे बच्ची को तो अभी तक नाजायज शब्द का मतलब भी नहीं पता होगा, लेकिन इतना तो वह भी समझता है उसके पापा उससे प्यार नहीं करते। आगे चलकर तुम्हें क्या लगता है जब वह बच्ची बड़ी होगी तो वह क्या आपने डैड को रिस्पेक्ट करेगी? कभी नहीं। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि अब से हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। फ्यूचर में हमें हर एक चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तुमने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने देखा था सुबह आरती कुछ बदली बदली थी। जिस आरती की आंखों में एक कोमलता रहती थी वह आज नहीं थी, उसमें सिर्फ गुस्सा और नफरत भरा हुआ था। और एक चीज मैं बता देता हूँ तुम्हें, आज जो तुमने देखा है यह कुछ भी नहीं है। अभी इससे भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, उसके लिए तैयार रहना।